हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मस्कुलर सिस्टम अर्थात पेशीय तंत्र। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें मसल्स अर्थात मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकालीय पेशी, कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी, स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशी। इन सभी पेशियों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी की सहायता से क्लियर करवाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। मेरे भाई चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप सभी को पता है हम बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है, दशहरा निकल चुका है, दिवाली भी आने वाली है। दिवाली के बाद में आपकी एग्जाम है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भैया आप बायोलॉजी कवर कर लीजिए। मैं हर रोज आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के वो करवाता हूँ। यहाँ पर सुबह 6 बजे या 5 बजे हमारी क्लास आ जाती है। लास्ट क्लास में हमने जॉइंट्स और संधियों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एक क्लास में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एक्सीलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी। उससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो चैनल पर जाइए और भैया जाकर के देख लेना, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो भैया, ध्यान से समझना है, आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। आपको घर जाकर के पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यहीं याद हो जाएगी, बस आपको समझना है। जो मैं बातें बोलता हूँ उसको ध्यान से समझोगे तो भैया सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? मस्कुलर सिस्टम। हिंदी में आप लिख सकते हो पेशी तंत्र। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं भैया मसल्स के बारे में, यानी कि पेशी के बारे में। इसे आप मांसपेशी भी कह सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पेशियों के बारे में पढ़ना है, मांसपेशी के बारे में पढ़ना है या फिर मसल्स के बारे में पढ़ना है। ये है क्या, कितने प्रकार की होती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्स वाई जेड कितनी होती है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे कमज़ोर कौन सी है, सबसे सक्रिय कौन सी है, सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो भैया, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसल्स यानी कि पेशी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रेलवे में वो यही पूछा जाता है कि पेशी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है एक्चुअली में उस शाखा को क्या कहा जाता है। मसल्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो सार्कोलॉजी। या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? मायोलॉजी मिलेगा, और अगर मायोलॉजी नहीं मिला भैया तो क्या मिलेगा आपको? सार्कोलॉजी। बोलो, तो पहला क्वेश्चन क्या आपका क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले मुझे बता दीजिए। देखो, एक एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे तभी आपको चीजें याद होगी। मेरे साथ में अगर आप 3-4 बार बोलोगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अगर मैं जल्दी जल्दी करवाऊं तो आपको 10-15 मिनट में भी सारा चैप्टर करवा सकता हूं, लेकिन हमें जल्दी नहीं है भैया। चीजों को एक बार पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, यानी कि किसी दूसरी जगह पर आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत अच्छे से देखे। तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है एक्चुअली में उस शाखा को क्या कहा जाता है। जैसे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। लिवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिपेटोलॉजी। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी। आप सभी को पता है। वैसे ही मसल्स, अगर मांसपेशियों के बारे में आपको पढ़ना है तो ये इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करोगे आप उस शाखा को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है, सार्कोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी, सार्कोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप मसल्स के बारे में पढ़ते हो। मसल्स कितनी होती है,
एक्चुअली में मसल्स कहाँ पर होती है, मसल्स कितने प्रकार की होती है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी है, सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सी है, सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी है, इनकी संरचनाएं कैसी होती है। तो इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, मसल्स के बारे में, पेशी के बारे में, तो आपको विज्ञान की कौन सी शाखा पढ़नी पड़ेगी, आपको विज्ञान की कौन सी ब्रांच पढ़नी पड़ेगी भैया, तो आपको पढ़नी पड़ेगी मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। आपके ऑप्शन में या तो मायोलॉजी होगा, और अगर मायोलॉजी नहीं हुआ भैया तो क्या होगा, सार्कोलॉजी। तो आज के बाद में मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई चीज़ पूछे, तो बता देना कि मांसपेशियों के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। ये आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन है भैया। ओके, दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के निर्माण में कुछ प्रोटीन सहायक होती है, कुछ प्रोटीन सहायक होती है, कुछ प्रोटीन सहायक होती है। तो वो प्रोटीन कौन कौन सी है, तो वो प्रोटीन है भैया एक्टिन, वह मायोसिन, एक्टिन वह मायोसिन। ये स्पेलिंग सही है क्या, एक्टिन शायद ऐसे आएगा, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्टिन वह मायोसिन। तो एक्टिन व मायोसिन वह प्रोटीन है जो मसल्स या पेशी के निर्माण में सहायक होती है। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। तो एक्टिन व मायोसिन वह प्रोटीन है जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती है मेरे भाई। एक्टिन व मायोसिन वह प्रोटीन है जो मांसपेशी यानी कि मसल्स या पेशी आप कह सकते हो, इसके निर्माण में सहायक होती है। तो पहली चीज आपकी क्लियर है, मायोलॉजी सार्कोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप मसल्स के बारे में अध्ययन करते हो। दूसरा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एक्टिन और मायोसिन ना जाने आपसे आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मसल्स होती है, जो पेशी होती है, इस पेशी के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, तो भैया एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन ये ऐसी प्रोटीन है जो मसल्स यानी कि जो मांसपेशी या पेशी जो होती है इनके निर्माण में सहायक होती है। बोलो क्या दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए भैया, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो भैया, मैंने आपसे कहा कि मस्कुलर सिस्टम में मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया जो मस्कुलर सिस्टम होता है, जो मस्कुलर सिस्टम होता है, इस मस्कुलर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कि सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेरे भाई? तो इसकी सबसे छोटी इकाई है भैया मसल्स। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में पढ़ेंगे वही तो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी, है कि नहीं? या आपसे इकाई के बारे में पूछे या फिर सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है? मसल्स है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमारे शरीर में बहुत सारी मसल्स होती है, कितनी होती है मैं नाम भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ज़्यादातर जो मसल्स होती है, ज़्यादातर जो पेशी होती है ना मेरे भाई, वो कहाँ पे होती है? वो आपकी हड्डी के बीच में, सॉरी हड्डी और स्किन के बीच में होती है। तो देखो ये हो गई आपकी स्किन यानी कि त्वचा, और ये हो गई आपकी बोन यानी कि अस्थि। तो इसके बीच में मुख्य रूप से जो अधिकांश पेशी होती है, आपकी जो अधिकांश मसल्स है, अधिकांश पेशी अस्थि वह त्वचा के बीच स्थित होती है। देखो जो आपकी मसल्स होती है ना, मसल्स आपकी जो मांसपेशी होती है ना, ये आपके बहुत सारे अंगों में भी स्थित होती है कि नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा जो मांसपेशी होती है ना, वो आपकी स्किन और आपकी हड्डी के बीच में उपस्थित होती है। इतना आपको याद रखना है। मुख्य रूप से अधिकांश आपकी मांसपेशी कहाँ उपस्थित होती है? ज्यादातर होती है आपकी स्किन यानी कि त्वचा और हड्डी के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारे अंगों में होती है। आहार नाल में मसल्स उपस्थित होती है, आपके हृदय में मसल्स उपस्थित होती है, याद रखना है आपको।
आप गर्भाशय में, पित्ताशय में, मूत्राशय में, शीशन में, योनि में, कंधे में, हाथ में, पैरों में, पीठ में, आपके बहुत सारी जगह पर भैया मसल्स उपस्थित होती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है मेरे भाई वो कहाँ पे होती है? वो होती है मेरे भाई आपकी स्किन के बीच में और आपकी हड्डियों के बीच में। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है। सबसे पहले मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। दूसरी, मांसपेशियों के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? तो एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन सहायक होती है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मस्कुलर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मसल्स है, मांसपेशी है, पेशी है। और सबसे ज्यादा जो कहाँ उपस्थित होती है ये आपकी स्किन और आपकी हड्डियों के बीच में मुख्य रूप से आपकी सबसे ज्यादा पेशी उपस्थित होती है। मैं आपको बता दूं, आपका जो शरीर होता है ना, शरीर, तो आपके पूरे शरीर में लगभग 40 से 50% हिस्सा या भाग मसल्स का होता है। मसल्स का होता है, इतना आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई, इतना आपको पता होना जरूरी है। आपके शरीर में लगभग 40 से 50% जो भाग होता है वो किसका होता है? वो मसल्स का होता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपकी जो मांसपेशी होती है या फिर जो मसल्स होती है ना, इस मसल्स में एक गुण पाया जाता है। वो गुण क्या पाया जाता है? संकुचन वह शिथिलन का, संकुचन व शिथिलन का गुण पाया जाता है मेरे भाई। संकुचन व शिथिलन का गुण पाया जाता है भैया आपकी मसल्स में। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। इसको सबसे अच्छे किस तरीके से आप समझ सकते हो? आपके हृदय की जो मसल्स होती है, आपकी हृदय की जो पेशियां होती है, आप सभी को पता है हृदय की जो पेशियां, हृदय जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है भैया, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है। उस हृदय का काम क्या है? हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना, है कि नहीं है? आपको पता है आपका जो हृदय होता है वो सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, आपको पता है। तो हृदय की मांसपेशियों में या फिर और भी जो मसल्स होती है इसमें एक गुण पाया जाता है संकुचन का और शीतलन का, यानी कि ये सिकुड़ भी सकती है और ये फैल भी सकती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है कि जो आपकी मसल्स होती है, जो आपकी मांसपेशियां होती है, उसमें भैया संकुचन यानी कि सिकुड़ने और शिथिलन का मतलब फैलाव, इन दोनों का गुण पाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो भैया, आप सभी को पता है कि भ्रूण की 3 परत होती है। भ्रूण की 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली जो होती है, सबसे बाहर वाली जो होती है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, बात क्लियर है। बीच वाली जो होती है, मध्य वाली, इसे कहा जाता है मीजोडर्म, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। और सबसे अंदर वाली जो होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। इतनी बात क्लियर है? तो आपकी मांसपेशियों का जो निर्माण होता है ना, आपकी मांसपेशियों का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किस परत से होता है? मीजोडर्म से। आपको पता है कि भ्रूण की जो तीनों परत होती है, तीनों परत मिलकर ये आपके शरीर का निर्माण करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रूप से जो मसल्स होती है, मुख्य रूप से जो मांसपेशी होती है, इन मांसपेशियों का निर्माण भ्रूण की किस परत से होता है? तो किस परत से होता है? मीजोडर्म से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो मसल्स होती है, इन मसल्स का निर्माण मुख्यतः मसल्स का, मुख्यतः मसल्स का निर्माण, मुख्यतः मसल्स का निर्माण भ्रूण की मीजोडर्म परत से होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है भैया। वो अपवाद कौन सी है? वो अपवाद कौन सी है? तो अपवाद 2 है। एक तो है भैया सिलियरी और एक है आइरिस। सिलियरी और जो आइरिस, ये 2 अलग अलग मसल्स है मेरे भाई। जो सिलियरी मसल्स होती है ये सबसे कमजोर मसल्स होती है, जो आइरिस मसल्स होती है ये सबसे सक्रिय मसल्स होती है, दोनों ही आपकी आंख में पाई जाती है। तो इन दोनों का निर्माण भ्रूण की किस परत से होता है? तो इन दोनों का निर्माण होता है भैया एक्टोडर्म से।
मैंने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई है जिनका आप जवाब नहीं दे सकते। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई है मेरे भाई, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई है अब तक। मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो कि आपको प्रॉब्लम आए। सारी की सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। मेरे साथ जवाब दीजिए भैया, मेरे साथ आप जवाब दोगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। मेरे साथ बोलना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मांसपेशियों का अध्ययन या फिर मसल्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, एक्चुअली में उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो उस शाखा को कहा जाता है मेरे भाई मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। तो मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप किसके बारे में पढ़ोगे? सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हो? मसल्स के बारे में पढ़ते हो, मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हो। बात तो क्लियर है। मसल्स जो होती है इनके निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? तो एक्टिन और मायोसिन। इतनी बात क्लियर है। मस्कुलर जो सिस्टम होता है इसकी सबसे छोटी इकाई मसल्स होती है, इतना आपको पता है। मुख्य रूप से आपकी जो मसल्स होती है, मुख्य रूप से जो आपकी मसल्स होती है वो कहाँ होती है? त्वचा और हड्डी के बीच में होती है। ये मैंने आपको लिख रखा है। 4 चीज तो ये बताइए। फिर आगे मैंने आपको बताया है कि शरीर में लगभग 40 से 50% जो भाग होता है ना, वो किसका होता है? 40 से 50% भाग भैया आपके मसल्स का होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि मसल्स जो होती है, आपकी जो पेशी होती है, मांसपेशी होती है, इसमें एक गुण पाया जाता है संकुचन का और शिथिलन का। इसमें एक गुण पाया जाता है सिकुड़ने का और फैलने का। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने लास्ट एंड फाइनल, थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आपको एक बार और रिवीजन बताता हूँ, एक बार और रिवीजन करके बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है लास्ट एंड फाइनल में। मैंने आपसे ये कहा है कि भैया जब हम माँ के पेट में होते हैं, जिस समय हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, उस समय भ्रूण की 3 परतों का निर्माण होता है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो होती है एक्टोड्रम, बीच वाली होती है मेसोड्रम, सबसे अंदर वाली होती है एंडोड्रम। इन्हीं परतों से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का, हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स का निर्माण भ्रूण की किस परत से हुआ है? तो भैया मुख्य रूप से जो मसल्स का निर्माण होता है वो भ्रूण की मेसोड्रम परत से होता है, यानी कि जो बीच वाली परत होती है ना, इससे ही होता है। लेकिन इसमें अपवाद है। सिलियरी और आइरिस, ये दोनों ऐसी मसल्स है जो आपकी आंख में पाई जाती है। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका निर्माण भ्रूण की एक्टोड्रम, भ्रूण की जो परत है बाहर वाली एक्टोड्रम, इस एक्टोड्रम से हुआ है। बस अब तक मैंने इतनी ही चीज आपको बताई है। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई तो अब इसके कार्यों के बारे में भी आप समझ सकते हो। भाई इतनी चीज अगर आपने समझ ली है तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको कार्य बता देता हूँ कि एक्चुअली में इसका कार्य क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने हाथ को ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे घूमा, मैंने पैरों को इधर उधर किया, है कि नहीं है? तो मेरी बॉडी में एक मूवमेंट हो रहा है कि नहीं है? तो मूवमेंट में कौन सहायक है? आपकी अस्थि यानी कि हड्डी और आपकी जो मसल्स होती है, आपकी जो पेशी होती है, ये पेशियां सहायक होती है भैया आपकी बॉडी की मूवमेंट में। इसके अलावा बहुत सारे अंगों में मसल्स पाई जाती है कि नहीं है? आप सभी को पता है आपका हृदय जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मांसपेशी अंग, पूरा मांस का बना हुआ होता है। इतना तो आप सभी को पता है। इसमें भी मसल्स होती है कि नहीं है? वैसे आपके शरीर के बहुत सारे अंगों में जो आहार नाल है, आहार नाल भी भैया, आहार नाल में भी मसल्स होती है। आपके हाथों में मसल्स होती है, आपके पैरों में मसल्स होती है, आपकी पीठ में मसल्स होती है, आपके कंधे में मसल्स होती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंगों में मसल्स होती है। तो ये पाचन में भी सहायक होता है। आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशी या पेशी, है कि नहीं है? उसके अलावा सर्कुलेशन में भी सहायक होता है। वैसे इसके बहुत सारे काम हैं, है कि नहीं है? तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक्चुअली में मसल्स होती क्या है, इसका काम क्या है, और जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एक बार 2 मिनट में फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? तो एक्टिन में मायोसिन प्रोटीन सहायक होती है। मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मसल्स है। मुख्य रूप से मसल्स कहाँ होती है? आपकी स्किन यानी कि त्वचा और हड्डियों के बीच में उपस्थित होती है। शरीर का लगभग 40 से 50% हिस्सा किसका बना होता है? मसल्स का बना हुआ होता है। आपके मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन की क्षमता पाई जाती है। और भ्रूण की जो बीच वाली परत होती है इसे मेसोड्रम कहा जाता है। इसी मेसोड्रम से भैया मुख्य रूप से आपकी जो मसल्स होती है इनका निर्माण होता है। लेकिन इसमें अपवाद है, सिलियरी और आइरिस। इसका निर्माण भ्रूण की जो सबसे बाहरी परत होती है एक्टोड्रम, इससे होता है। बस अब तक मैंने आपको इतनी चीज बताई है और कुछ नहीं बताया है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया मैं कह रहा हूँ क्लास छोड़ करके मत जाना। हो सकता है कि इस क्लास में आपको 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैं इस तरीके से आपको याद करवा दूंगा कि आज के बाद में आपको कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ मानता हूँ मैंने शुरुआत धीरे से की है, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको शुरुआत में समझाया है,
लेकिन भैया मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं शुरुआत में आपको फास्ट पढ़ाता या फिर तेज पढ़ाता तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे गाली दे के जाते और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता उसको भी गलत करके आते। आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, समय भी खराब हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं इस क्लास को देख लेना, आज के बाद में आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया? आगे चलते हैं। ओके भैया, देखिए भैया आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको सारी चीजें समझाई है वैसे ही इस स्लाइड में आने वाली सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मसल्स होती है यानी कि जो पेशी होती है, मांसपेशी जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको 639 पेशी याद रखनी है। कितनी? 639 याद रखनी है। हाँ, हो सकता है आपको अलग अलग जगह पर यह अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे, लेकिन आपको क्या याद रखना है? 639। इतनी बात क्लियर है? तो आपके शरीर में मसल्स कितनी होती है? लगभग 639 होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी कौन सी है? बताओ, सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सबसे लंबी पेशी है भैया सार्टोरियस। सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये चीजें रटने वाली है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी है भैया ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पेशी कौन सी है, मैं कह रहा हूं आप पूरी क्लास देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरी क्लास देखने के बाद में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है सेम वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। बताइए सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपिडियस है, स्टेपिडियस, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? ये स्टेपिडियस कान की होती है, मैं आपको बता दूं, और ये दोनों जो होती है वो आपके पैर की होती है। सबसे लंबी पेशी और सबसे बड़ी पेशी, और सबसे छोटी पेशी आपके कान की होती है, ठीक है। सबसे जो मजबूत पेशी होती है वो भैया जीभ की होती है, इसका नाम है मेसेटर, ये आपकी जीभ की होती है, ठीक है। जीभ भी आपको पता है एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा मांस का बना हुआ होता है। तो सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस जो कि कान में पाई जाती है, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मेसेटर है। और देखो भैया, सबसे कमजोर पेशी, तो सबसे कमजोर पेशी कौन सी है? तो सबसे कमजोर पेशी है भैया सिलियरी मसल्स, और सिलियरी मसल्स आपको कहाँ देखने को मिलती है? आपकी आंख में। या आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है मेरे भाई, इनको रट लेना, एक एक चीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे व्यस्त पेशी, तो सबसे व्यस्त पेशी है मेरे भाई कार्डियक, जो कि आपके हृदय की पेशी है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? उसके अलावा आपको याद रखना है मेरे भाई सबसे सक्रिय पेशी, सबसे सक्रिय पेशी। तो सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? आइरिस है भाई, ये भी है आंख की। बोलो, बस ये चीज याद रख लो भैया, यहां से आपके एग्जाम का लगभग अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 20% संभावना है कि भैया यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चीज अच्छी है, मसल्स की संख्या पूछे, अगर आपसे पेशियों की संख्या पूछे तो पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। सबसे लंबी पेशी पूछे तो सार्टोरियस होती है, आपके पैर में पाई जाती है।
सबसे बड़ी पेशी पूछे तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जांघ की पेशी है ये। सबसे छोटी पेशी पूछे तो स्टेपिडियस है भैया, कान की। सबसे मजबूत पेशी के बारे में पूछे तो मेसेटर पेशी है आपकी जीभ की। सबसे कमजोर पेशी के बारे में पूछे तो आपकी आंख की पेशी है सिलियरी मसल्स। सबसे व्यस्त पेशी के बारे में पूछे तो कार्डियक मसल्स है आपके हृदय की। और सबसे सक्रिय जो पेशी होती है भैया, ये होती है आइरिस, आंख की। अब देखो, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता भाई। ये तो नहीं है कि मैं आपको घोट करके पिला दूं, घोट करके नहीं पिला सकता भैया। ये चीज़ें हैं, याद करनी पड़ेगी भैया इन्हें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ आपको याद हो जाएगी। वैसे मैं आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है पैर की। पैर की होती है ना, फीमर नाम है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो पेशी होती है वो आपके पैर की होती है। एक का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस और एक का है सार्टोरियस। सबसे छोटी जो हड्डी होती है आपके शरीर की वो होती है कान की। कान में कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। ये कान का बाहरी भाग है, कर्णपल्लव। इसको मत देखना, मैंने हाथ यहाँ पे लगाया है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। तो स्टेपिज से आप याद कर सकते हो, सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडियस। सबसे मजबूत पेशी आपकी जीभ की होती है, इसे मेसेटर कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियो से आप याद रख सकते हो कार्डियक पेशी, ये सबसे व्यस्त पेशी है। सबसे कमजोर जो पेशी होती है आपकी आंख की होती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स और आइरिस, ये दोनों ही आपकी आंख में पाई जाती है। और जो सबसे सक्रिय पेशी है आइरिस। सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है? आपके हृदय की है। आपका हृदय आपको पता है सबसे व्यस्त रहता है, सबसे सक्रिय रहना। जैसे कि आपको किसी ने आवाज़ लगाई तो तुरंत आप वहाँ चले जाओगे, आपकी नज़र वहाँ चली जाएगी। तो सबसे सक्रिय कौन सी है? आइरिस है। सबसे व्यस्त कौन सी है? कार्डियक है। सबसे कमजोर कौन सी है? सिलियरी मसल्स है। सबसे मजबूत मेसेटर आपकी जीभ की। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के प्रकार, मांसपेशियों के प्रकार, पेशी के प्रकार। बोलो, ये चीज क्लियर हो गई भैया? देखो, चीजें रखनी पड़ेगी भैया, चीजें सीखनी पड़ेगी, जो चीजें समझाने वाली है। अब देखो, अब जो मैं आपको मांसपेशियों के प्रकार पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आपने सुना होगा भैया कि भैया जो पेशी होती है, यानी कि जो मसल्स होती है, वो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है स्केलेटल मसल्स, यानी कि कंकालीय पेशी, यही पढ़ा है। दूसरी होती है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी, यही चीजें पढ़ी है आपने। और तीसरी होती है भैया स्मूथ मसल्स, यानी कि चिकनी पेशी। चिकनी पेशी, बोलो क्या ये 3 प्रकार की पढ़ी है क्या आपने? कंकालीय पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी, क्या 3 प्रकार की पढ़ी है क्या आपने? जी हाँ भैया, ये 3 प्रकार की मसल्स होती है, 3 प्रकार की पेशी होती है आपकी। ठीक है, पहली है स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशी। दूसरी है कार्डियक मसल्स। तीसरी है स्मूथ मसल्स, यानी कि चिकनी पेशी। आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या हेडिंग लगा लूँ क्या भैया? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, मसल्स पेशी को, ताकि आपको ऊपर से अच्छे से पढ़ा सकूं। क्या सबसे पहले मैं आपको बता सकता हूँ क्या? सबसे पहले हेडिंग लगा लो स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, ठीक है, यानी कि कंकालीय पेशी। अब याद रखना मेरे भाई, ये जो कंकालीय पेशी होती है ना, इसका एक अन्य नाम और होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट मसल्स। इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे स्केलेटल मसल्स के बारे में कहूं या स्ट्रेट मसल्स के बारे में कहूं तो बात एक ही है भैया। तो पहली हमारी कौन सी है? पहली हमारी कौन सी है मेरे भाई? पहली हमारी कौन सी है? स्केलेटल मसल्स कह दीजिए, कंकालीय पेशी कह दीजिए, या फिर स्ट्रेट मसल्स यानी कि रेखित पेशी कह दीजिए, बात एक ही है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने इसका दूसरा नाम लिखा है स्ट्रेट मसल्स और कुछ भी नहीं लिखा है भैया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब देखो, कंकालीय पेशी क्यों कहा गया है? कंकाल तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसी पेशी होती है, ये ऐसी मसल्स होती है जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है।
तो लिख लीजिए भैया, ये पेशी अस्थियों से बोन्स से जुड़ी होती है। बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये जो पेशी होती है ये आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। बोलो, ये आपकी पेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसे स्केलेटल मसल्स कह दीजिए, कह दिया कंकाल पेशी कह दिया। ये जो पेशी होती है ना, ये ऐच्छिक पेशी होती है कि नहीं है? कैसी पेशी होती है ये ऐच्छिक पेशी होती है मेरे भाई, ऐच्छिक पेशी, वॉलेंट्री मसल्स होती है। अब ऐच्छिक पेशियों का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ऐच्छिक पेशी वह पेशी होती है जो आपकी इच्छा से काम करती है, जो आपकी इच्छा से काम करती है। मैंने कहा कि ये पेशियां जो होती है ना, ये पेशियां ये आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ पे ये हड्डियों से जुड़ी हुई है, तो मैंने मेरे हाथ को इधर उधर किया, है कि नहीं है? मैंने पीठ को इधर उधर किया, कंधे को मैंने ऐसे किया, मैंने पैरों को इधर उधर किया, है कि नहीं है? तो ये अस्थियों से जुड़ी हुई है, आपके हड्डियों से जुड़ी हुई है। तो ये आपकी इच्छा से काम करती है, क्योंकि देखो आप हाथ को इधर उधर कर सकते हो, आपकी हड्डियों को इधर उधर कर सकते हो ना, कर सकते हो ना? हाँ। तो ये हमारी इच्छा से काम करती है। तो वह पेशी जो आपकी इच्छा से काम करे, आपकी मन मर्जी से काम करे, ऐसी पेशियों को कहा जाता है मेरे भाई ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल्स। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उदाहरण देख लीजिए, ये खापे होती है भैया, ये आपके हाथ में होती है, ये आपके पैरों में होती है, ये आपके कंधे पे होती है, ये आपकी पीठ में होती है। इन सभी जगह पर भैया कौन सी मसल्स पाई जाती है? इन सभी जगह पर कंकालीय पेशी पाई जाती है भैया। इसके अलावा ये गर्दन में होती है। बस ये चीजें। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके हाथ में कौन सी मसल्स पाई जाती है, आपके पैरों में कौन सी मसल्स पाई जाती है। तीनों ऑप्शन दे देगा तो भैया स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकालीय पेशी। ये कंकालीय पेशी आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकालीय पेशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेड मसल्स यानी कि रेखित पेशी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारी इच्छा से काम करती है, इस वजह से हमने क्या कह दिया? ऐच्छिक मसल्स कह दिया। इसे हमने ऐच्छिक पेशी कह दिया, इन्हें हमने वॉलेंट्री मसल्स कह दिया। देखो, दो प्रकार की चीजें होती है, ये दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? ऐच्छिक। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? अनैच्छिक। तो वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, यानी कि ऐच्छिक पेशी नाम से स्पष्ट है। एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक पेशी, ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो स्केलेटल मसल्स है ये ऐच्छिक पेशी होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है। याद रखना, ये जो मसल्स होती है, ये जो पेशी होती है, ये रुकती भी है, ये रुकती भी है, ये रुकती भी है और थकती भी है, और थकती भी है। ये जो मांसपेशी होती है, ये जो मसल्स होती है, ये भैया लगातार काम करने पर लगातार कार्य नहीं करती रहती है, ये रुकती भी है बीच बीच में और थक भी जाती है। आपने देखा होगा कि आप लगातार अपने हाथों से काम कर सकते हो क्या? क्या लगातार अपने आप पैरों से काम कर सकते हो क्या? मुझे बताओ। हाथ पैरों में होती है ये मांसपेशी, है कि नहीं है? तो ये याद रखना, आपको रुकती भी है और ये थकती भी है, थक जाती है। जैसे कि अपन लगातार काम कर सकते हैं क्या? नहीं, रुकते भी है, थकते भी है। तो वैसे ही वह पेशी जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जिन्हें कंकालीय पेशी कहा जाता है, या स्ट्रेड मसल्स कहा जाता है, रेखित पेशी कहा जाता है, ये मेरे भाई रुकती भी है और ये थकती भी है। ये रुकती भी है और ये थकती भी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एक बार आपसे आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि इस प्रकार की जो मांसपेशी होती है ना, इसमें हल्के व गहरे पट उपस्थित होते हैं, गहरे पट उपस्थित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसकी संरचना से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो याद रखना, इसकी जो संरचना होती है वो होती है बेलनाकार,
बेलनाकार होती है और लंबी होती है। और आपको क्या याद रखना है, बेलनाकार होती है, लंबी होती है और बहुकेंद्रीय होती है। बहुकेंद्रीय होती है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो कंकालीय पेशी होती है, ये बेलनाकार होती है कि नहीं है, लंबी होती है और बहुकेंद्रीय होती है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। क्या इसको मैं मिटा दूं क्या, मस्कुलर सिस्टम वाले को? चलो मैं मिटा देता हूं। इसको बनाने की कोशिश करता हूं भैया मैं। बताना अगर सही बने तो भैया, लाइक कर देना वीडियो को अगर सही बन जाए तो, ठीक है? सही बन जाए तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। चलो देखते हैं भाई। वैसे मैं कोशिश तो पूरी करूंगा बनाने की, ठीक है? वैसे मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। वैसे मैं कोशिश तो पूरी करूंगा मेरे भाई बनाने की, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बेलनाकार है, आप देख सकते हो, है कि नहीं है? और इसमें देखो बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये देखो बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। और ये लंबी होती है मेरे भाई। मैंने क्या कहा, ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है और बहुकेंद्रीय होती है। तो देख सकते हो आप, लंबी भी है भैया, है कि नहीं है? ये बेलनाकार भी है, यानी कि बेलन के आकार की भी है, और इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो बस आपको कंकालीय पेशी में बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। अगर आप इतनी चीजें याद कर लेते हो मेरे भाई, तो इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये मेरी गारंटी है। बस इतना याद कर लीजिए। अब देखो मैं आपका रिवीजन करवाता हूं, लेकिन हम तगड़े तरीके से रिवीजन करेंगे मेरे भाई, है कि नहीं है? स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकालीय पेशी। इस कंकालीय पेशी का अन्य नाम क्या है, तो स्ट्रेड मसल्स है, यानी कि रेखित पेशी है। तो अगर मैं रेखित पेशी कहूं या कंकालीय पेशी कहूं, आपका एग्जामिनर चाहे रेखित पेशी के बारे में पूछे, कंकालीय पेशी के बारे में पूछे, तो बात एक ही है मेरे भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्ट्रेड मसल्स यानी कि रेखित पेशी, या फिर स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकालीय पेशी, बात एक ही है। ये पेशी आपकी अस्थियों से यानी कि हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। आप सभी को पता है कंकाल तंत्र में हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। कंकालीय पेशी इसका नाम है। तो भैया हड्डियों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, कंकालीय पेशी कह दिया, यानी कि स्केलेटल मसल्स कह दिया। ये हमारी इच्छा से काम करती है, इस वजह से हमने ऐच्छिक पेशी कह दिया। ऐच्छिक पेशी को इंग्लिश में कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। ये हमारे हाथों में होती है, पैर में होती है, पीठ में होती है, गर्दन में होती है, कंधों में होती है। कौन सी ये मसल्स? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी, निम्न में से कौन सी आपके हाथ, पैर में, कंधे में पाई जाती है, तो स्केलेटल मसल्स पाई जाती है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? ये रुकती भी है और थकती भी है, ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो ये रुकती भी है और ये थकती भी है, ये रुकती भी है और ये थकती भी है, यानी कि ये रुक भी जाती है, और भैया ये कहने का मतलब ये है कि लगातार काम नहीं करती है, रुकती भी है और थक भी जाती है ये, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? फिर देखो मैंने कहा आपके रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस लाइन से कि इस प्रकार की जो मसल्स होती है, इस प्रकार की जो पेशी होती है, उसमें हल्के व गहरे पट आपको देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसकी जो संरचना आप देखते हो तो भैया आपको कैसे दिखाई देती है? इस संरचना बेलनाकार दिखाई देती है, लंबी दिखाई देती है और बहुकेंद्रीय दिखाई देती है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे केंद्रक है, 1 2 3 4 5 6, वैसे बहुत सारे केंद्रक है कि नहीं है? और ये लंबी होती है और ये बेलनाकार होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे भैया, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं भैया किसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। चले आगे, ओके मिटा दो, ओके भैया। अब हम दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? अब हम दूसरी पढ़ने वाले हैं भैया, कौन सी? अब हम दूसरी पढ़ने वाले हैं कार्डियक मसल्स। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो पहली हमने पढ़ ली है स्केलेटल मसल्स, दूसरी पढ़ने वाले हैं हम कार्डियक मसल्स। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है तो। कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी कहा जाता है इसे। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो पेशी होती है ये हृदय की मांसल भित्तियों में उपस्थित होती है। तो यह पेशी हृदय की मांसल भित्ति में उपस्थित होती है।
मसल्स, आपको कुछ याद नहीं रखना है, उपस्थित होती है। बस इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके हृदय में ये मांसपेशी पाई जाती है। कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि हृदय पेशी नाम से स्पष्ट है, हृदय यानी कि आपके हृदय में पाई जाती है। बस सिंपल सी बात है। हाँ, एक चीज़ को और इम्पोर्टेंट याद रखना है, मैंने आपसे कहा था कि 639 मसल्स होती है आपके शरीर में। सबसे ज़्यादा, मुख्य रूप से जो ज़्यादा, यानी कि मुख्यतः तो नहीं लिख सकता मैं, सबसे ज़्यादा लिख सकता हूँ कि भैया सबसे ज़्यादा कौन सी मांसपेशी होती है, कौन सी मसल्स होती है, तो स्केलेटल मसल्स होती है, यानी कि कंकालीय पेशी होती है। ये लगभग 400 होती है भैया, ये लगभग 400 होती है। तो ये चीज़ भी ऐड कर लेना भैया स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आइए, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हृदय मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हृदय पेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह पेशी हृदय की मांसल भित्तियों में उपस्थित होती है। याद रखना मेरे भाई, ये जन्म से शुरू होती है ये मांसपेशी, और मृत्यु तक ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है ये मसल्स। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो मांसपेशी है ये न तो रुकती है और न थकती है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। देखो, कंकालीय पेशी में मैंने कहा था कि ये मसल्स रुकती भी है और थकती भी है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। कौन सी? आपकी हृदय पेशी। आप सभी को पता है ये न तो रुकती है और न ही थकती है। ये रुकती भी नहीं है मेरे भाई और ये थकती भी नहीं है। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये जो मांसपेशी होती है ये रुकती भी नहीं है और ये थकती भी नहीं है। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक ये मांसपेशी लगातार चलती रहती है मेरे भाई। तो ये ना रुकती है, ये ना थकती है। लेकिन मैंने कंकालीय पेशी में बताया था कि ये मांसपेशी रुकती भी है और ये थकती भी है। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे हमारे हाथ पैरों में लगी हुई है ये मांसपेशी, तो भैया रुकती भी है, थकती भी है। सिंपल सी बात, आपके हृदय में है, लगातार धड़कता रहता है आपका हृदय, इसलिए ना तो रुकती है ना थकती है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए भैया, है कि नहीं है? और ये आपके हृदय में उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये जो मांसपेशी होती है ना, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये अनैच्छिक पेशी होती है। ये अनैच्छिक पेशी होती है। अब अनैच्छिक पेशी का सीधा सा मतलब है कि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। वह पेशी जो आपकी इच्छा से काम करे वो ऐच्छिक पेशी है। वह पेशी जो आपकी इच्छा से काम करे वह ऐच्छिक पेशी है, और वह पेशी जो आपकी इच्छा से काम ना करे वो अनैच्छिक पेशी है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह पेशी जो आपकी इच्छा से काम करे वो ऐच्छिक पेशी है कि नहीं है? तो कंकालीय पेशी ऐच्छिक पेशी थी, लेकिन ये अनैच्छिक पेशी है। देखो, स्मूथ मसल्स, चिकनी जो पेशी होती है ये भी अनैच्छिक पेशी है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम हृदय के पेशी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हृदय पेशी जो होती है इनवॉलेंट्री मसल्स है, अनैच्छिक पेशी है, यानी कि यह वह पेशी है जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती है। हृदय क्या आप कहोगे कि भैया हृदय धड़कना बंद हो जाओ, तो ये हृदय धड़कना बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आपकी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है मेरे भाई? कि हमारी इच्छा से काम नहीं करता है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखो, ये जो मांसपेशी होती है ना, इसमें रेखित पेशी व अरेखित पेशी दोनों के गुण होते हैं। इसमें रेखित पेशी व अरेखित पेशी के गुण होते हैं। रेखित पेशी, चलो ठीक हो, इसको तो रहने दीजिए, इसको रहने दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों रटना फालतू में, क्यों चीज़ों को लिखना, ठीक है। इसके अलावा आप संरचना के बारे में बात करते हैं। इसकी जो संरचना होती है ना, वो संरचना कैसी होती है? तो पहली तो आपको याद रखना है कि इसकी संरचना बेलनाकार होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि शाखा युक्त होती है और एक केंद्रक वाली होती है, यानी कि एक केंद्रीय
होती है। अब डायग्राम देखते हैं भैया, तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना कैसी होती है मेरे भाई? इसकी संरचना बेलनाकार होती है, शाखायुक्त होती है और एक केंद्रीय होती है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, अगर बनेगी तो भैया ठीक है। जब तक आप आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है कि नहीं है? अब भाई इतनी अच्छी चीजें आपको सिखा रहा हूं तो आप इतना सा तो काम कर ही सकते हो, है कि नहीं है? भैया आप इतना सा तो काम कर ही सकते हो। देखो भाई इतना तो आप काम ही कर सकते हो। ये देखो, ये आपको पेशी दिखाई दे रही है, ये होने को तो बेलनाकार है मेरे भाई, ये देखो ठीक है, ये बेलनाकार है मेरे भाई, लेकिन ये शाखा युक्त होती है। जब मैंने आपको कंकालीय पेशी के बारे में बताया था तो मैंने कंकालीय पेशी में स्पष्ट रूप से कहा था भैया कि शाखाओं में बटी हुई नहीं होती है। भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि शाखाओं में बटी हुई नहीं होती है। अगर मैं इसको भर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है मेरे भाई? हाँ, अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी। मैंने कंकालीय पेशी भी बनाई थी, लेकिन कंकालीय जो पेशी थी ना मेरे भाई, कंकालीय पेशी थी वो शाखाओं में विभक्त नहीं थी। वो बेलनाकार थी, मैं मानता हूं, है कि नहीं? वो लंबी थी, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे केंद्रक थे। पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत सारे केंद्रक नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक नहीं होते हैं, इसमें एक केंद्रक होता है मेरे भाई। ये एक केंद्रीय है भैया, इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो देख सकते हो कि ये बेलनाकार है, शाखायुक्त है, लंबी है और भैया ये एक केंद्रक वाली होती है। तो बेलनाकार आपको दिखाई दे रही है, शाखायुक्त आपको दिखाई दे रही है, देखो ये दो शाखाएं निकली हुई है, इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी आपको दिखाई दे रही है, ये लंबी होती है, ये भी आपको दिखाई दे रही है। तो बस कार्डियक मसल्स में इतनी चीजें याद रख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ चीज याद नहीं रखनी है मेरे भाई, बस जितना बता रहा हूं उतना याद रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंकाल पेशी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हृदय पेशी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट एंड फाइनल हमारी बची है भैया स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बताओ। एक बार और रिवीजन करवाया जाए क्या आपका? बोलो, एक बार और रिवीजन करवाया जाए। यहां तक किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो हमने हम कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हृदय पेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आपके हृदय में ये पेशियां होती है, नाम से स्पष्ट है, हृदय मसल्स है, कार्डियक मसल्स हृदय पेशी, यानी कि आपके हृदय की मसल भित्तियों में उपस्थित होती है ये पेशी। फिर मैंने कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। बिल्कुल हाँ, चलती है। हमारे हृदय जो होता है वो लगातार जन्म से लेकर के मृत्यु तक धड़कता रहता है। अगर बीच में रुक गया तो समझ लीजिए आप भी रुक गए, है कि नहीं है? तो ये तो ना तो रुकती है ना ही थकती है, लेकिन हमने पढ़ा कि कंकालीय पेशी है, ये रुकती भी है और ये थकती भी है। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने कहा ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ये अनैच्छिक पेशी होती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। लेकिन मैंने कंकालीय पेशी में पढ़ाया था कि ये जो कंकालीय पेशी होती है ये ऐच्छिक पेशी होती है, ये वॉलेंट्री मसल्स होती है, ये ऐच्छिक पेशी होती है, ऐसी पेशी होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार, शाखायुक्त, लंबी, वह एक केंद्रक वाली होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलो, क्या आपके एग्जाम के क्वेश्चन आप यहाँ पर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? मैं कह रहा हूँ भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखना, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इन संरचनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, जहां तक मैं स्क्रीन पे भी लगाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे एडिटिंग के टाइम पे याद आ गया तो मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो जरूर लिखाऊंगा भैया यहाँ से, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं भैया स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स के बारे में, ये कहाँ होती है? ये हृदय में होती है। ये कहाँ होती है? ये आपके हृदय में होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है, शाखायुक्त होती है, लंबी होती है और इसमें एक केंद्रक वाली होती है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, आगे देखो भैया। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशी, ठीक है? इसका एक दूसरा नाम और होता है, अनचिकनी
स्ट्रेट मसल्स, यानी कि अरेखित पेशी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो स्केलेटल सिस्टम का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? स्ट्रेट मसल, यानी कि रेखित पेशी। इसका अनस्ट्रेट मसल्स, यानी कि अरेखित पेशी। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से समझोगे एक एक चीज को तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो फिर मत कहना भैया मेरे से। देखो सीधी सी बात है। अब ये जो पेशी होती है ना, याद रखना, ये पेशी आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती। ये पेशी अस्थियों से जुड़ी नहीं होती, जुड़ी नहीं होती। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं अकंकालीय पेशी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अकंकालीय पेशी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, नॉन स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हो आप इसे, नॉन स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि ये अस्थियां जो होती है हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए हम इसे नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, है कि नहीं? स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स भी कहते हैं। ये चिकनी होती है भैया, क्योंकि ये जो मसल्स है स्मूथ मसल्स होती है, चिकनी मसल्स होती है, यानी कि चिकनी पेशी होती है। ये खांव होती है, तो मैं आपको बता देता हूं ये खांव उपस्थित होती है भैया। ये आहार नाल, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, या वह पाइप है जिससे होकर के भोजन गुजरता है, इसकी लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आहार नाल, गर्भाशय, पित्ताशय, उसके अलावा मूत्राशय, शीशन, योनि, पलिहा। अगर आपसे इन सभी अंगों के बारे में पूछा जाए, इन सब के बारे में पूछा जाए कि भैया इनमें कौन सी मसल्स होती है, तो इनमें मसल्स होती है भैया स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी होती है कि नहीं? आहार नाल है, इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है ताकि भैया भोजन आसानी से पहुंच सके, आसानी से आगे बढ़ सके, है कि नहीं? चिकना युक्त होती है भैया ये पेशी, याद रखना है आपको। तो ये पेशी आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती, ये पेशी भैया आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती। ये कहाँ होती है भैया ये पेशी? तो ये पेशी होती है भैया आहार नाल में, गर्भाशय में, पित्ताशय में, मूत्राशय में, शीशन में, योनि में और पलिहा में। वैसे याद कर सकते हो, गर्भाशय स, पित्ताशय स और मूत्राशय स, वैसे याद हो गया। एक पाचन तंत्र में हम आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये से याद रख लेना। शीशन और योनि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और पलिहा, तो ऐसे याद कर सकते हो भैया आप इन चीज़ों के बारे में। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। ये स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशी है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो मसल्स होती है ना, ये रुकती तो है, ये रुकती तो है, ये रुकती तो है, लेकिन ये थकती नहीं है, लेकिन ये थकती नहीं है, थकती नहीं है। अब देखो, आपने मान लीजिए खाना खाया, और खाना कहाँ गया? आपके आहार नाल में गया, एलिमेंट्री कैनाल में गया, है कि नहीं है? तो ये जो मसल्स होती है ये भैया आहार नाल में होती है, तो आहार नाल में कहीं ना कहीं भोजन में सहायक होती है भैया। भोजन के पाचन में या भोजन को ऊपर से नीचे की ओर धकेलने में कहीं ना कहीं सहायक होती है भैया। ये मसल्स आहार नाल में लगी हुई होती है, तो इतनी तो बात आप समझते हो। तो जब हम भोजन खाते हैं तभी तो काम में आती है ये, उसके अलावा तो ये रुकी रहती है। तो कभी आपने देखा है कि भाई लगातार तो हम खाना खाते रहते नहीं है, तो ये रुकती तो है, इतनी तो कन्फर्म है। ये चीज़ तो हमें कन्फर्म हो गई कि भैया आहार नाल में लगी हुई मसल्स तभी काम करती है जब हम भोजन खाते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ये थकती नहीं है। कभी आपकी आहार नाल ने ऐसा आपसे कहा है क्या कि भैया मुझे काम नहीं करना है, मैं थक चुकी हूँ? नहीं होता, है कि नहीं है? तो याद रखना है, ये रुकती तो है लेकिन ये थकती नहीं है। आसान तरीके से समझना है भैया, हमें चीज़ों को याद करना है कैसे भी करके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो रुकती तो है लेकिन ये थकती नहीं है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है भाई? इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है? याद रखना, इसकी संरचना होती है स्पेंडल आकार की, स्पेंडल आकृति की।
ये पतली होती है और एक केंद्रक वाली होती है, एक केंद्रक वाली होती है। ठीक है, तो पतली किस तरीके से होती है, देखो बनाना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, देखो इस तरीके से होती है भैया, ये इस तरीके से मसल्स होती है। तो ये जो मसल्स होती है ना, इनको मैं चलो पहले की तरह आपको अच्छे से दिख जाए वैसे मैं बना देता हूं। ठीक है, ऐसी इसकी संरचना होती है। देखो स्पेंडल आकार की है, स्पेंडल इसी तरीके से तो होता है, किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है कि नहीं है। तो स्पेंडल क्या करते, स्पेंडल के आकार की हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि ये पतली होती है, देखो किनारों पे से पतली होती है, बीच में से थोड़ी मोटी होती है कि नहीं है। तो इनकी तरह तो नहीं है, कंकालीय पेशी और हृदय पेशियों की तरह तो नहीं है, और इसमें एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे केंद्रक बना सकते हो। तो आप देख सकते हो पतली भी है, एक केंद्रक है और स्पिंडल आकृति की है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये जो मांसपेशी होती है ना, ये भी अनवॉलेंट्री होती है, अनवॉलेंट्री मसल्स होती है। यानी कि ये जो पेशी होती है ना, ये अनैच्छिक पेशी होती है मेरे भाई। कैसी पेशी होती है ये अनैच्छिक पेशी होती है। यानी कि ये ऐसी पेशी है जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती। अरे भैया आहार नाल आपकी इच्छा से काम करता है क्या? नहीं करता। मूत्राशय, गर्भाशय, पित्ताशय है कि नहीं है, शीशन, योनि, पलिया, इसमें जो मसल्स होती है वो अपनी इच्छा से काम नहीं करती है भैया, है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये क्लास हो चुकी है। एक बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट है, आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण, ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल का जमाव होने के कारण आपको थकान महसूस होती है। देखो जब हम हद से ज्यादा काम करते हैं, जब हम हद से ज्यादा काम करते हैं, है कि नहीं, वो कहते हैं ना कि हम हमारी औकात से ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें थकान महसूस होती है। जैसे कि आप अत्यधिक शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है आपकी मांसपेशियों में, जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों में किसके जमाव के कारण हमें थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण भैया थकान महसूस होती है। ये समझ लेना कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है, ये लैक्टिक अम्ल वाला। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपकी मांसपेशियों में जो थकान महसूस होती है वो किसके कारण होती है, वो आपकी मसल्स में लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण भैया आपको थकान महसूस होती है। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई भैया, जिसमें हमने पूरा मस्कुलर सिस्टम देखा। मस्कुलर सिस्टम से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। हमने सब सारी चीज़ें जानी, मसल्स के प्रकार देखे, मसल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी भैया, उसका अध्ययन पढ़ा, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत में होती है, संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है कि नहीं है। इन सभी की संरचनाओं के बारे में हमने एक एक के बारे में पढ़ा, रटने की कोई भी कोशिश नहीं की है भैया, है कि नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है कि नहीं है। और सारी की सारी ही चीज़ें, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये सारी कहानी समझ में नहीं आई हो। लगभग सभी स्टूडेंटों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी भगे नहीं हैं। समय जरूर थोड़ा सा लगा है, लेकिन हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी है भैया, ठीक है। तो कल मैं आपको उपास्थि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ, लिगामेंट के बारे में बताने वाला हूँ, टेंडन के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल ये स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैंने आपको हृदय की कार्यप्रणाली पढ़ा दी है भैया। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। आपके रेलवे के पहले आपको लगभग सारी बायोलॉजी कवर कर दूंगा भैया मैं, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि भैया आपके एग्जाम के पहले आपकी सारी बायोलॉजी कंप्लीट की जाए। तो बस जुड़े रहिए, बायोलॉजी में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। सब कुछ फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, सब चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई।
तो आज यहीं तक रखते हैं। इंपॉर्टेंट सूचना है, हर रोज बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर रोज मैं वहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ रोज भैया, चैप्टर वाइज, रेलवे वाले बच्चों के लिए। कम्युनिटी पोस्ट पर रोज 10 क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 4 बजे से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन, रात को 10 बजे तक चलते रहते हैं। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। यहाँ भी मैं चैप्टर वाइज डालता हूँ, PDF कहाँ पे उपलब्ध कराता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। तो हर रोज इनका क्वेश्चन लगभग 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं यूट्यूब पर, आप भी दीजिए, आपका भी फायदा होगा। और हर रोज मैं क्वेश्चन डालता हूँ, तो क्वेश्चन देख लिया करो भैया। यानी कि हर रोज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट की क्लास भी देख लिया करो भैया। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 1 फरवरी से मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए एक बैच की शुरुआत की थी। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैंने आपको 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, टेक्नीशियन, RRJ में, RPF में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो जाकर के देख लेना मेरे भैया, अगर आपको बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बस आज यहीं तक रखते हैं। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए तो नहीं करेंगे सर, कल हम उपास्थि, लिगामेंट, टंडन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रेलवे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।